ऑर्डर और नेट ऑर्डर। हमने पढ़ाया था रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के 3 मेथड हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, दूसरा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और तीसरा था मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। इस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था और हमने कहा था कि यूनिट का बहुत बड़ा रोल है केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में। शायद यहीं तक न्यूमेरिकल ही तो हो रहा था लास्ट, बताइए सारे लोग। यस सर। वेरी गुड। अब आइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलिए पहले हम लोग टॉपिक डालिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, देखिए आप सबको मालूम है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो एक स्टेप में भी होता है और एक से ज़्यादा स्टेप में भी होता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes. हाँ, एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड आइदर इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। ऑन दिस बेसिस रिएक्शन आर टू टाइप्स, एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। एनी केमिकल रिएक्शन, chemical reaction is proceed any chemical reaction proceeds either in one step or more than one step। अच्छा, आप लोग का जो 2 एग्जाम होगा तो सिलेबस का मालूम हुआ है कि इनऑर्गेनिक पहली बुक देगा कि सेकंड बुक देगा, कुछ मालूम हुआ है स्कूल में? नो सर। नो सर। On this basis reaction are two types। पहला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दूसरा एलिमेंट्री रिएक्शन। ना तक लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। यस सर। टॉपिकल इसी के नीचे एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन की पहले डिफिनेशन समझेंगे, फिर इसका रेट लॉ निकालना सीखेंगे। देखिए तो कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो उसको एलिमेंट्री कहते हैं। ये वाला पार्ट खासकर ऑर्गेनिक में बहुत आएगा, खासकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ऑर्गेनिक में ज़्यादा मैकेनिज्म की बातें होती हैं, स्टेप फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप सेकंड। तो ऑर्गेनिक में जनरली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ही होती है, वो एक से ज़्यादा ही स्टेप में होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हुआ, मेरे साथ साथ लिखिए, द रिएक्शन is completed only in single step। is called elementary reaction। सिंगल स्टेप में उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन है CC प्लस TB और मेंशन है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मेरी बात सारे लोग सुनिए, तो 1 मिनट रुक जाइए।
जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन मेंशन रहे उसका रेट लॉ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही पावर रेज्ड होगा। इसलिए मैंने कहा कि रेट लॉ में अब इस पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्मॉल ए, याद है जब मैंने रेट लॉ पिछले क्लास में पढ़ाया था तो याद है ना, ए पी के बराबर हो भी सकता है, ए पी के बराबर नहीं हो सकता, ये लाइन लिख पाया था, बी के बराबर, हाँ तो देखिए भाई अगर बराबर हो जाए तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो, लेकिन फिर भी आपको मेंशन, हाँ ऑर्गेनिक में एलिमेंट्री वगैरह नहीं हो तो खुद आपसे पता चल जाएगा, जैसे एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो स्लो होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा रहेगा, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, और जब एलिमेंट्री लिखा रहेगा तो हम उसका रेट लो डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही पावर रेज्ड होगा। और डेली लाइफ में भी समझिए, आप किसी भी काम को एक ही दिन में अगर कर लेंगे ना तो आपको रेट का तो पता चल ही गया, जब कोई भी काम एक ही दिन में खत्म हो जाए तो रेट का तो पता चल गया। इसलिए याद रखना है एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। नो सर। Has everyone noted down this slide? Yes. यस Yes, सर। sir. देखिए जैसे अगर आपके पास H2 है प्लस I2, आपको कह दिया 2HI है, ठीक है, और आपको कहा ये एलिमेंट्री है, बताइए आप रेट लॉ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं ना? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, रेट लॉ कैसे लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, H2 पे पावर 1, I2 पे पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हैं 1+1। लेकिन इस पर भी अच्छे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ अभी, पहले आप लिखिए इसको एलिमेंट्री रिएक्शन में, और अच्छे क्वेश्चन कैसे। डन सर। मान लीजिए अगर आपके पास A+B है और ये प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री स्टेप है ये, B के नीचे लिख दिया X। तो देखिए रेट लॉ एलिमेंट्री का हम डायरेक्टली निकालते हैं, R इज इक्वल टू K A एंड B, B एक्सिस में है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, जो एक्सिस में रहेगा। तो नया रेट लॉ इस तरह लिखेंगे, इसको कहते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर आप पढ़ेंगे भी आगे। तो एक्सेस में कोई चीज होती है वो मैं अभी प्रूव करूंगा, वो उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम चेंज होती है ना विथ रिस्पेक्ट टू ए कि वो रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो अगर इसी को कहते हैं, दिखने में लग रहा है तो ऑर्डर 2 होना चाहिए लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। देखिए आप डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते थे कि मैं K डैश इसलिए लिखा हूँ कि आगे ये न्यूमेरिकल में आपको काम देगा, अभी तो मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन K यहाँ पर K डैश क्या है, KB के बराबर है। तो आपको ध्यान देना है, आप डायरेक्टली कोई जरूरी नहीं कि K डैश के फॉर्म में लिखें, आप डायरेक्टली R इज इक्वल टू K ही लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, आप खुद सोचिए, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि अगर हमने ये 0.1 ले लिया, ये 10 मोल ले लिया, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये 9.9 बचा कि नहीं, जल्दी पर नहीं आया। तो देखिए तो ये एक्सेस में है तो इसकी कंसंट्रेशन माइन्यूट चेंज हुई, इतना कम चेंज हुई कि वो रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए।
ये डायलॉग याद रखना, एनी रिएक्टेंट इज एन एक्सेस देन इट डज नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन चेंज होता भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल, याद रखें। इस तरह के रिएक्शन को सूडो यूनिमोलेकुलर, दिखने में 2 ऑर्डर है 1। ये बाद में एक टॉपिक के फॉर्म में भी आएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये सबको समझ में आया ये कंसेप्ट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस एनी रिएक्टेंट is in excess then, अनुभव, आसिया, सबको समझ में आ रहा है? then it does not determine the rate of reaction. Any reactant is in excess then it does not determine the rate of the reaction. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इसका रेट लो, बताइए क्या लिखे। क्या एलिमेंट्री है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए, हाँ या ना? 2 है, दिखने में तो 2 है ना। हेलो एवरीवन, क्या यहाँ पर कहीं पर एक्सेस लिखा हुआ है? नो सर। एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस की जितनी भी रिएक्शन है वाटर ऑलवेज इन एक्सेस रहता है, चाहे वो दिया रहे। बाकी वाटर के अलावा आपको इंफॉर्मेशन दिया रहे। मैं इसलिए जानबूझकर इसका रेट लॉ जो होगा R इज इक्वल टू K स्टार। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह करा दिया, इस क्वेश्चन को मैंने K डैश के फॉर्म में करा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोर्ड लेवल पर आप यही लिखें, लेकिन ये मैंने जानबूझ के बताया, ये आगे आपको 1-2-3 लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसका आंसर इस तरह दिया। चाहे ऐसे लिखें वैसे लिखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बने। तो वाटर ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस, चाहे क्वेश्चन में मेंशन रहे या ना रहे, वाटर हमेशा एक्सेस ही में रहता है ना। बोलिए ना, हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हाँ, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस। सर हाँ बोलिए। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, दिखने में 2 है। अनुभव और आसिया को समझ में आ रहा है? कुछ रिस्पॉन्स करें। यस सर, आ रहा है। Yes, sir. माशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन, गुड। तबीयत सही है? थोड़ा सा पहले से बेहतर है अनुभव आपका? यस सर, हो रही है बस। हाँ हो रही है, चलिए तो ठीक हो जाएंगे, घबराएं नहीं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेडिसिन भी, डॉक्टर तो मेडिसिन भी दिया होगा, मेडिसिन भी चल रहा होगा। लिया? यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को है 10:30 बजे। बहुत सारे लोग उस दिन नहीं आते हैं, आराम करते हैं, कोई बात नहीं है, हम बाद में आराम कर लेंगे। स्वस्ति, अपने टाइम को मैं क्लास तो नहीं करवाया है? No, sir. आज कोई इस संडे कोई और क्लास नहीं है। नहीं, आप हर संडे मत रखिए सारे, ये फिक्स्ड हो गया, परमानेंटली ये टाइम मेरा हो गया ना, कहीं रखना ही नहीं है, ना जाना है ना रखना है। ओके साइंटिस्ट? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? एक मिनट। खसपेल को समझ में आ रहा है? खसपेल जी, थैंक यू। डन सर।
डन डन डन। आप सुनिए, टॉपिक डालिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखिए। द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड in more than one step. अब आप खूब बताइए, क्या एवरी स्टेप सेम रेट्स? जो भी काम आप एक से ज़्यादा दिनों में करते हैं तो हर दिन की रेट अलग अलग होती है। याद रखिए, एवरी स्टेप, मेरे साथ साथ लिखिए, एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड विथ सेम रेट, डू नॉट प्रोसीड विथ सेम रेट। पहले यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जितने भी स्टेप में, एक से ज़्यादा स्टेप में होगा तो हर स्टेप सेम रेट से प्रोसीड नहीं करेगा। आप लोगों ने Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, तो जब स्लो नहीं करेगा रेट कैसे डिटरमाइन होगा, तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइन करता है। कोई भी पूछे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का हम रेट लॉ कैसे, ये स्लो और फास्ट ऑर्गेनिक में मेंशन नहीं रहेगा, आपको उससे समझना है। फिजिकल केमिस्ट्री में स्लो फास्ट भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। नीचे लिखिए द पॉइंट, द स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है ना, the slowest step of the reaction determines the rate. Is called rate determining step. या rate controlling step. The slowest step of the reaction determines the rate is called rate determining step या rate controlling step. ये आपने यस सर। अब देखिए इसका क्वेश्चन सब कैसे आएंगे। पहला एग्जाम्पल, जैसे NO2 है प्लस CO है। सर उसका मतलब ये था कि अगर सपोज कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है तो उन तीनों में जो सबसे स्लोएस्ट है हम उसी का रेट निकालेंगे। हाँ, उसी से रेट डिटरमाइन करेंगे। जैसे ऐसे समझ लीजिए ना, डेली लाइफ में जैसे कार का मार्केट में प्रोडक्शन होना है कार, तो कार जहाँ बन, जिस फैक्ट्री में बनती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं।
कोई डिपार्टमेंट बॉडी बना रहा होता है, कोई इंजन बना रहा होता है। मान लिया समझिए कि सब कुछ बन गया 100 में, लेकिन इंजन 5 ही इंजन बना, तो मार्केट में 5 ही कार आएगी कि नहीं? यस सर। इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कार उस डिपार्टमेंट पर डिपेंड किया जो बहुत ही स्लोवेस्ट था। स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है। यस सर। अगर हम एग्जांपल लें कोई एक रिएक्शन जो 3 अपने मतलब सब तो रिएक्शन तभी एग्जांपल देंगे ना, वो एग्जांपल देंगे ना, पहले तो आप थ्योरी समझ लीजिए। सर इससे पहली वाली स्लाइड में क्या था? अच्छा, स्लोवेस्ट स्टेप से ही रेट डिटरमाइन होता है। आपको एग्जांपल तो हम देने ही वाले हैं आपको अभी। अब वो एक से ज्यादा अच्छा सर ये स्टेप हुआ, लिखा है। हाँ, उसमें स्लो फास्ट लिखा रहेगा, स्लो से आप रेट लॉ निकाल लीजिए, बस ये कहना है। नहीं सर, Okay. मेरा क्वेश्चन ये है ना कि सपोज अगर कोई रिएक्शन 3 स्टेप में होता है तो वो तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली होंगे या फिर पहला 1 होगा फिर 2 होगा फिर 3? नहीं, 1 होगा ना। स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म का क्या मतलब है? जैसे ऑर्गेनिक में नहीं किया जाता था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर स्टेप सेकंड में रिमूवल ऑफ एस्कोलस, फिर स्टेप थर्ड में जो 2 स्टेप में होगा, कोई 2 स्टेप में होगा, कोई 3 स्टेप में होगा, अलग अलग स्टेप में होगा। अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना एग्जांपल। पहले आप थ्योरी समझ में आए कि स्लोएस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन होता है, ये पहले बताइए आप। यस सर। अब तो भाई मैं एग्जांपल ही देने वाला था। यहाँ देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन में मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है। सब अलग अलग मैकेनिज्म का मतलब ही होता है अलग अलग स्टेप में होना। पूरा पेपर में लिखा हुआ रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। बताइए ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है कि एलिमेंट्री है? जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे पता चला? देखिए 2 स्टेप में है, कोई 3 स्टेप में होगा तो अभी कराया जाएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किससे निकलेगा? स्लो से कि फास्ट से? स्लो। हाँ, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के NO2 2 दफा तो NO2 का होल स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 2। आप बताइए क्या कहते हैं हर्षित, अब आपका क्या डाउट है, आप बताइए। सर मेरा डाउट ये था कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के मतलब होने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोज पहला वाला 5 सेकंड में हो रहा है, दूसरा वाला 6 हाँ, सेकंड जो में। भी होगा ये तो देख बोर्ड पर लिखने का तरीका है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ही हुआ कि जो पहले आप जब लैब में भी करेंगे तो पहले स्टेप फर्स्ट होगा, फिर कुछ देर में साइमल्टेनियसली कैसे होगा? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है 1 स्टेप प्रोसेस। नहीं सर ये तो मैं समझ गया। सर मैं कह रहा हूँ अगर सपोज हम टाइमिंग्स ले तो पहले वाला सपोज ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली होने में कम टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स में ज्यादा टाइम लगेगा ना। टाइमिंग से भी पता चलेगा ना, टाइमिंग तो मुझसे ज्यादा लगेगा, एक से ज्यादा स्टेप में होगा। नहीं सर ये मेरा क्वेश्चन है नहीं सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टेप 1 सपोज 5 सेकंड में हो रहा है, स्टेप 2 6 सेकंड में हो रहा है, सॉरी फास्ट है तो सपोज 4 सेकंड में हो रहा है, जी, तो हम रेट तो 5 सेकंड वाले से डिटरमाइन करेंगे। जी। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन 9 सेकंड में हो रहा है। उसके बावजूद अगर हम 5 सेकंड वाला ले तो सर वो हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी? नहीं, रेट का पता जो चलता है, प्रोडक्ट बनना एक अलग कंसेप्ट है। रेट का पता जो चलता है वो पता चलता है कि स्लोवेस्ट स्टेप में। अच्छा, मैं आपको ये शायद डाउट होगा, हो सकता है ये पहले स्टेप में हो, ये सेकंड स्टेप में हो, पहले ये हो रहा होगा बाद में ये हो रहा है। ये तो पहले मैंने पहले स्लो लिख दिया, फास्ट लिख दिया। हो सकता है ये स्टेप फर्स्ट में हो, ये स्टेप सेकंड में, ऐसा भी होता है। समझा कि नहीं? स्लो भी पहले हो सकता है, फास्ट भी पहले हो सकता है पहले फास्ट हो नीचे स्लो हो। समझा कि नहीं? लेकिन कुछ भी हो, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा रेट डिटरमिन उसी के करेगा, उसी के टाइम से आप चेंज इन कंसंट्रेशन को आप डिवाइड करेंगे। आपको फास्ट प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उससे आप नहीं डिवाइड करेंगे। समझ बात आई? यस सर। जैसे ऑर्गेनिक में, जैसे मान लीजिए एक कोई रिएक्शन है, ऐसे देखिए CH3 है, CH3 है, Cl। अब इसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा वाटर के प्रेजेंस में, ये स्लोएस्ट रेट इसी पर डिटरमाइन करेगा बना। अब जैसे ये बना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कार्बोकेटाइन बना, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है तो ये बहुत तेज फास्ट रिएक्शन। तो हमें रेट से मतलब इसमें जो टाइम लगेगा, इसमें जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसको हम टाइम से डिवाइड करें। रेट इससे पता नहीं चलेगा।
आप ग्राफ भी जो ड्रॉ करते हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट में, स्लो स्टेप से ही जो बहुत ही डाटा सही से आता है उसी का ग्राफ हम ड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन एक डाटा 5 आया, एक डाटा 55 आया, तो उसमें फिर आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप? तो स्लो से ही रेट डिटरमिन होता है। हमने रेट का वर्ड कहा है और रेट में उसी के से चेंज टाइम से डिवाइड करेंगे। ओके, यस सर। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? यस सर। इसका क्वेश्चन बनाएंगे। स्लोवेस्ट स्टेप से रेट लॉ आप निकाल लेंगे, जल्दी बताइए। लो एवरीवन, Yes, और इस जगह के O3 फर्स्ट फेल आपका आंसर यही आया? यस यस सर। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको मैंने बताया था, उस पॉइंट को और से सुनिएगा। मैंने लिखवा दिया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, बट इन सम केसेस rate law expression may contain concentration of reactant and concentration of product and concentration of catalyst. ये तीनों भी हो सकता है, but it never contains intermediate. ये लाइन लिखवाया था कभी? हाँ या ना बताइए, सेकंड क्लास में। यस सर। जब भी स्लोवेस्ट स्टेप से रेट लॉ निकालेंगे तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चेक कर लेंगे। देखिए, इंटरमीडिएट वो होगा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट ना हो। अब ये सब देखिए एक्सपेरिमेंटली चल रहा है, हम सिर्फ इसको समझ सकते हैं कि भाई ये इंटरमीडिएट है, ओ दो ना रिएक्टेंट साइड है ना प्रोडक्ट साइड है, तो हमें इस ओ को हटाना पड़ेगा। इसलिए ये रेट लॉ एक्चुअल रेट लॉ नहीं है। If intermediate present in rate determining step, then it should be eliminated. अब eliminate कैसे किया जाएगा? इसलिए पहले स्टेप में रिवर्सिबल है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद लेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास है O2 and O divided by O3। यहां से आपके पास आ जाएगा O की कंसंट्रेशन आ जाएगी
Kc into O3 divided by, अब ये हम वैल्यू नया रेट लॉ निकालेंगे, इसलिए सतर्क रहना है जब भी स्लोवेस्ट स्टेप से। ये अब अच्छे क्वेश्चन में आया, जब भी आपको कहे तो देखिए नया रेट लॉ कैसे होगा। आर इज ये तो रहेगा ही, O3 रहेगा ही इनटू Kc into O3 बाई, तो भाई दोनों कांस्टेंट से आप अनदर रेट कांस्टेंट बना लें, O3 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या साबित हुआ, देखिए रेट लॉ में प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन शामिल होगी कि नहीं, बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, अब ये नया रेट लॉ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2 + -1। रेट लॉ अगर पूछा जाए ये रेट लॉ सही नहीं है, इस एक ऑप्शन तो ये भी दिया रहेगा। इसलिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने निकाला स्लोवेस्ट स्टेप में NO2 है, NO2 रिएक्टेंट का पार्ट है। हमें अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ जाए, उस इंटरमीडिएट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हटाना पड़ेगा, सिर्फ नया रेट लॉ बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेट लॉ इज दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, Yes, sir. this line is very important कि rate law expression may contain concentration of reactant generally, but in some cases rate law expression may contain concentration of reactant product and catalyst. It never contain intermediate. जब भी रेट लॉ स्लोवेस्ट स्टेप से निकालें तो आप जरूर देख लें क्या उसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया। अगर इंटरमीडिएट आ गया है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिमूव करना होगा। बताइए एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, सबको समझ में आया, लिख लिया? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, याद करके देखें फिर आगे बढ़ें।
यस, कॉन्ग्रेचुलेशन खस्तेल, ए लॉट ऑफ थैंक्स। और लोगों का आया, मानव जोशी का भी आ गया, ए लॉट ऑफ थैंक्स। हर्षित का भी आ गया, हाँ ये क्या नाम है, स्वस्ति भंडारी। आप सबका नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, पहले काम स्लोवेस्ट स्टेप से रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ हमने लिख दिया, R इज इक्वल टू K। स्लोवेस्ट स्टेप है आपका x प्लस वाई, x इंटू वाई। फिर देखा आपने, आगे बढ़ने से पहले देख लेंगे क्या x इंटरमीडिएट है, तो है। इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप से। KC इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर बाई x। x इज इक्वल टू KC का पावर हाफ x2 पे पावर हाफ, चूंकि रूट है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो नया रेट लॉ जो होगा R इज इक्वल टू K डैश x2 पे पावर हाफ बाई दिस इज द। ये नया रेट लॉ हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ प्लस 1/3। मतलब बनता है। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? हर्षित, विल यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. लिख लिया? यशवर्धन, अनुभव, आसिया, कुछ सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Has everyone completed? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आंसर देंगे। सर वो x प्लस वाई के प्रोडक्ट में क्या लिखा है? W W ZW लिखा है ना? 2W 2W ओके। Yes. यशवर्धन का आंसर आ चुका है।
सर ये आपने सबसे स्टार्टिंग वाले रिएक्शन में 2x लिखा है। ये x पर ये 2x है, यस 2x। ओके सर। स्पेल का भी आंसर आ चुका है। यस देखिए इसमें K1 मैंने नहीं बताया था कि रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो फास्ट रिएक्शन होता है, याद है सबको आया ना? तो K2 Yes, sir. हाँ K2 बहुत ज्यादा है K1 है, तो यही पहचान है, ये स्लो है। रेट लॉ हो गया KXY। देखिए आपको इस तरह आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ स्लो फास्ट नहीं लिखा, रेट कांस्टेंट से डिसाइड होगा। यहाँ लिख दिया K1 बहुत ही कम, इसका K कम होगा तो स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताइए। यस Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट टाइप की न्यूमेरिकल पर। ये लिख लीजिए पूरा। लिखिए सारे लोग। यस सर। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें रेट लॉ है तो 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x और b का y है। उस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं डिटेल बता देता हूँ फिर शॉर्टकट बता देता हूँ। पहला काम, चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। पहले में 6 × 10 टू द पावर -3 है, k है 0.1 टू पावर x, 0.1 टू पावर y। आपके पास 7.2 है 10 टू द पावर -2, k 0.3 टू पावर x, 0.2 पावर y, 2.88 है 10 टू द पावर -1, k 0.3 टू पावर x, 0.4 टू पावर y, 2.4 into 10 to the power -2, k है 0.4 टू पावर x, 0.2। पहला काम होगा 4 इक्वेशन बना लेंगे। आया ना जल्दी बताइए। 4 इक्वेशन आपको कोई 2 इक्वेशन ऐसा लेना है कि कैंसिल हो जाए, तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। 2 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा। 7.2 10 टू द पावर -2, यहाँ लिख सकते हैं 28.2 10 टू द पावर -2, 2 2 4 1/2 के पावर 2 y। तो यहाँ आया ना, समझ में आ रहा है?
डेसिमल हटा दिया तो Yes, sir. -2 हो गया, ये मत लिएगा, डेसिमल इज बाय मैंने 1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 के पावर बाई y इज इक्वल टू आ गया। हाँ या ना जल्दी बताइए। तो बी का ऑर्डर आपको आ गया 2। कुछ तो बोलिए सारे लोग। हेलो एवरीवन। Yes, sir. क्वेश्चन हाँ हर तरह के एग्जाम में सर दोनों एग्जाम। हाँ खसपेल कुछ कह रहे हैं आप? नो सर समझिए। 1 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। 6 into 10 to the power -3 है। 24 into 10 to the power -3 1/4 के पावर 20 हो जाएगा। ये कैंसिल 1/4 1/4 के पावर x पहला पार्ट लेट लो आपको निकल गया। r इज इक्वल टू k a के पावर 1 b के पावर 2। दूसरा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2। बताइए ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया था? सारे लोग बताइए। यहाँ यहाँ सब लोग लिख लिए थे? अच्छा एक मिनट। Done. सर हाँ बोलिए। तो इन सभी केसेस में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर एक इंडिविजुअल का बराबर लेना है x प्लस y। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दी मुझे, बताइए फिर से इस पे। मतलब हर एक एक्सपेरिमेंट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बराबर ले रहे हैं ना। बराबर कहाँ ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? किसको बराबर ले रहे हैं? के को? के हाँ अभी के की वैल्यू निकालने को कहा है। ऑर्डर x प्लस बराबर कहाँ ले रहे हैं? हम तो पावर एक्स ही ले रहे हैं ना। एक्स ही है तो पावर सब में भाई एक्स ही ना होगा। एक्स में कुछ भी हो सकता है भाई। एक ही रिएक्शन का 4 एक्सपेरिमेंट है ना। एक ही रिएक्शन का 4 एक्सपेरिमेंट है भाई। कंसंट्रेशन कुछ में रिएक्टेंट का हमने ये रखा, बी का ये रखा, समझ रहे हैं ना। एक ही रिएक्शन के 4 एक्सपेरिमेंट है। एक में कंसंट्रेशन ये दिया तो रेट कुछ और आया। तो उसमें कंसंट्रेशन चेंज करने के उसका ऑर्डर चेंज नहीं हो जाएगा। इसलिए तो देखिए ना रेट जो चेंज हो रहा है ना, रेट तो चेंज हो रहा है। वही तो निकालना है कि एक्स वाई क्या है। कंसंट्रेशन चेंज होने से ऑर्डर पर फर्क पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। वही तो आपको निकालना है कि ऑर्डर क्या है। देखिए रेट तो चेंज हो रहा है ना, ऑर्डर के रेट तो चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो देखिए रेट की वैल्यू अलग आ रही है ना। हर यहाँ देखिए कि इस रिएक्शन का x प्लस वाई ये हुआ। आप कंफ्यूज क्यों हो रहा है भाई? हर एक ही रिएक्शन के 4 एक्सपेरिमेंट। आपने कहा, आपने पढ़ा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन पर। अब x आपका नेट ऑर्डर आ गया, कहाँ गया? ए आ गया। अब यहाँ पर भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सबको चेंज करते रहेंगे कुछ और होगा। अब यहाँ डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। देखिए 3 और 4 को देखिए, ए की कंसंट्रेशन सेम है। जल्दी बताइए सारे लोग, ए की कंसंट्रेशन सेम है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो देखिए रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है। जब ए कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका ऑर्डर 2 रहा होगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे समझें।
डायरेक्ट भी कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन हो सकता था आपको ना समझ में आए, तो एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखिए तो दूसरे की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, हाँ तो 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर भी 2 हो गया। अब आइए 1 और 4 को देखिए, बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो, बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा ना, तो बोल ही नहीं Yes, रहा। 1 और 4 में देखिए बी की एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखिए। आप देखिए यहाँ, तो अब क्या है कि 1 और 4 में क्या है कि बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, तो ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है, जब 4 टाइम्स हो रही है तो रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स आएगा, तो ऑर्डर क्या रहा होगा जल्दी बताओ। डबल करने पर डबल आए, 4 टाइम्स करने पर 4 आए, तो ऑर्डर पावर 1 ही रहा होगा ना, जल्दी yes, बताइए हाँ या ना। तो देखिए उसका ऑर्डर 1 आ गया, देखिए x1 आया है ना, देखिए x1 आया। तो ये भी इस तरह भी बना सकते हैं, और जब भी आपको रहे डेटा इस तरह का देता है कि एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखिए तो दूसरे की कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, दूसरे की कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, देखिए ऑर्डर रेट 4 टाइम्स हो गया, डबल करने पर 4, तो समझ जाइए कि ऑर्डर। हाँ खास पेल समझ में आया, दो डाउट था आपका। यस सर। अब आइए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में निकाल लें, तो r इज इक्वल टू के ए पे पावर 1 बी पे पावर 2 है। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट 1 में देखते हैं क्या आता है। एक्सपेरिमेंट 1 में r इज इक्वल टू के ए और b है, b का होल स्क्वायर। तो a में कितना है आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये a की वैल्यू 0.1 है, b की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए 6 इंटू 10 टू द पावर -3 के 10 टू द पावर -3 कैंसिल, के इज इक्वल टू 6 आ गया। और यहाँ पर यूनिट का लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर की यूनिट लिखेंगे, लीटर स्क्वायर मोल पर -2 पर सेकंड। अच्छा, कोई आपके माइंड में आया होगा कि एक्सपेरिमेंट सेकंड में ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट सेकंड में भी चेक कर लीजिए। आपके पास r की वैल्यू कितनी है 7.2 10 टू द पावर -2, a की वैल्यू निकालनी है 0.3, b की वैल्यू कितनी है 0.2 का होल स्क्वायर, 7.2 10 टू द पावर -2, यहाँ पर है k 4 3 12, 12 इंटू 10 टू द पावर -3, पूरा कैंसिल 6 के 6। क्या आप याद कीजिए रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं लिखाया था, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए हर एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी वही आंसर आया, एनी प्रॉब्लम हाँ या ना, तो बोलिए। थर्ड में भी वही आएगा, फोर्थ में भी वही आएगा। तो ये मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूव किया हूँ और थ्योरेटिकली भी लिखा चुका हूँ मैं। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करेंगे, रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 6 आया। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। मानस भी, अनुभव, यशवर्धन, कसपेल, हर्षित। यस आसिया समझ में आ रहा, अनुभव? यस सर। सर आ रहा है। वेरी गुड। लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब 2 ऑर्डर के बारे में पूरा मैं पढ़ाऊंगा, फिर असल न्यूमेरिकल सब यहीं से शुरुआत होगी। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए नाम ही से साबित है, जीरो ऑर्डर का मतलब ये रहा होगा ए से बी तो बना,
लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने और घटाने पर, समझा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आर को लिख सकते हैं -dA/dt एंड टी। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके एग्जाम्पल हैं, 3-4 तरह के आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे। ऐसे तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 3-4 तरह की टाइप की रिएक्शन ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री में वो जीरो ऑर्डर हो सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने घटाने पर या प्रेशर बढ़ाने घटाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो ऑर्डर के नीचे लिखिए द रिएक्शन इन विच रेट इज independent of the reaction in which rate is independent of concentration of reactant. तो बताइए। वेरी गुड। अब मैंने आपको कहा था कि रेट लॉ जो होगा आपके a पे पावर 0, यहाँ देखिएगा सारे लोग, -dA/dt इज इक्वल टू k हो जाएगा -dA इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा -a इज इक्वल टू kt प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में सम कांस्टेंट लिखते हैं और इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकालनी है? देखिए गौर से सुनिए, आपको 2 बातें याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको कोई कहे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको पूरे केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हम या तो A0 या नहीं तो R0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t का मतलब ये हुआ कि दूसरी लैंग्वेज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, बचा खुचा, रिमेन कंसंट्रेटेंट लेफ्ट, अनरिएक्टेड जो बच गया है, उसको हम पूरे चैप्टर में RT या हम AT से डिनोट करेंगे। अब ये स्लाइड देखिए, समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताइए। ये स्लाइड सब आया सर। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर, इसलिए सारे लोग लिखा सारे लोगों ने। यस सर। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 पर ये कंसंट्रेशन हो जाएगा A0 k इंटू 0 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आ जाएगी -A0। ये वैल्यू आप मेन फार्मूला में पुट कर दीजिए। आपके पास जो मेन फार्मूला था -A0।
देखिए माइनस ए सेकंड टू के टी माइनस ए नॉट, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया ए नॉट माइनस ए सेकंड टू। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर में, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट के सेकंड टू ए नॉट माइनस ए, फिर उससे वही बात, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये वाला जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, ये लाइन पर पीएचडी कर लें, बहुत सारे न्यूमेरिक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बचा कुचा आफ्टर सम टाइम्स बाय टी। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसको कहीं कहीं पर बुक में आर नॉट भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर आप कैसे डिनोट करते हैं, आर टी भी लिख सकते हैं बाय टी। कोई डाउट आया ना बोलिए। लिया यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए दूसरा, जब भी आपको जीरो ऑर्डर में कहे तो एक ही फार्मूले को याद रखिए, बस एक ही फार्मूले को, वो यही है, सब कुछ इसी से आप डिराइव होगा जीरो ऑर्डर, सब कुछ। ये अगर डायरेक्ट याद है तो सब कुछ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी निकालना, आपको कहेगा ए निकालना, ए से टाइम तो क्या होगा बताइए, ए नॉट माइनस ए, ये सब डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। मतलब आरटी अगर कहे आफ्टर सम टाइम, सबको न्यूमेरिकल कराएंगी, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, सब आपको न्यूमेरिकल में कहेगा कंप्लीट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम से जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टू निकालने का तरीका है। आगे बढ़ें तो बताइए। लिखिए सर। पहले हम लोग सब आप देखिए, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड 50%, मेरे साथ साथ लिखिए, द टाइम रिक्वायर्ड for the completion of 50% reaction, 50% of the reaction is called, मतलब अगर किसी की कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है ना, 10 सेकंड में 5 मोल पर लीटर हो गया, तो 50% कंप्लीट हुआ कि जल्दी बताओ, हाँ यार जल्दी बताओ, 10 से 5 हुआ तो आधा कंप्लीट हो गया, आधा। तो यही जो 10 सेकंड है ना, जो 10 सेकंड है वो टी हाफ हो जाए। मान लीजिए फर्दर ये 2.5 मोल पर लीटर हो गया, मान लीजिए ये 7 सेकंड में होगा, टी हाफ जो होगा वो आपका 7 सेकंड। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ, चाहे फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर हो, डेफिनेशन सबकी यही है, 50% ऑफ द रिएक्शन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, 50% कंप्लीट हुआ तो बचा 50%। अब इससे हम एक फार्मूला निकालेंगे, एक ही दफा नीचे इसको समझने के लिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, ये वाला लिख लिया, Done, sir. अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ना, आप सिर्फ एक फार्मूले को याद रखिए, आर नॉट माइनस आर टी बाई टी। जैसे हम टी 50% लेंगे या टी हाफ लेंगे, आर नॉट तो ऐसे ही रहेगा, 50% कंप्लीट हुआ तो 50% बचा, तो आर नॉट बाई 2 हो जाएगा बाई टी। तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, आर नॉट बाई, जब भी न्यूमेरिकल रहेगा टी हाफ इज आर नॉट
यू अंडरस्टैंड? सिर्फ न्यूमेरिकल में फॉर्मूला को याद रखना, सब आपसे बन जाएगा। हेलो एवरीवन। यस जी हाँ, आपका जीरो ऑर्डर में ए नॉट, आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। आगे पर हैं। Yes. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट ये है कि जीरो ऑर्डर में आपको कहेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालिए। इसको कैसे करें? बस आपके पास जनरल फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू, अभी जो पढ़ा, ए नॉट। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ए को हम आर भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, याद है रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं? ए प्रोडक्ट बनाया, इनिशियल ए 0, ए माइनस एक्स लिखते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ यहाँ सारे हैं। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी है, तो ए माइनस एक्स, इनिशियल कितना है? ए माइनस ए, ये एक कैंसिल। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो ऑर्डर में एक्स इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू के। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, तो यही सब वेरिएशन आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर में कैसा है। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। अब सुनिए, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, लेकिन अब सुनिए, अभी तक आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने ये तो पढ़ा दिया, ये जीरो ऑर्डर है, आपने सारा फॉर्मूला बता दिया, कुछ जरूरी नहीं है। देखिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा। कॉम्पिटिशन थ्योरी है, आपको स्टोइकोमेट्रिक लगा के पूछे, ये प्रोडक्ट है, लिख दिया जीरो ऑर्डर। आपसे मैं पहला चीज ये पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द concentration of reactant after time t। देखिए जब कोफिशिएंट 1 था तो ये तो फार्मूला आपको याद है, RT is equal to R naught minus KT, तो वही लिखे हो कि नहीं? जल्दी बताओ। लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट अब 3 आ गया। अरे यार बोल ही नहीं रहे हो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो खुद सोचो इसका रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं, सारे लोग सोचो। मैं डायरेक्ट भी समझा दूंगा, पहले एक को प्रूफ कर देता हूँ। R इज इक्वल टू पावर तो जीरो ही रहेगा, इस पर तो कोई शक नहीं। अरे बोलो हाँ या ना, इसमें किसी को एतराज तो नहीं। लेकिन R को लिखोगे ना 1 माइनस 3 DA बाई dt, बताओ माइनस DA बाई dt जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3K हो जाएगा ना? Yes, बोलिए sir. हेलो एवरीवन। तो बस ये याद रखने का ट्रिक्स याद रखो, R नॉट ये सब ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3K। Did you understand? Did you understand? Did you understand? अरे कुछ तो बोलो। अब एग्जाम में क्या करेगा, कॉम्पिटिशन सब में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के बोर्ड लेवल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, 1 ही है। अब देखो सब कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई मैं कह दूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ आफ्टर सम टाइम, तो देखो जब कोफिशिएंट 1 था तो x इज इक्वल टू kT था, अब तुम लिखोगे x इज इक्वल टू 3kT। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाफ लाइफ पीरियड आपके पास था a नॉट r नॉट बाई 2k। अब यहाँ पर t हाफ है, r नॉट इज इक्वल टू 2 into 3k 6k। दिस इज द आंसर। आप जनरल फार्मूला को ऐसे कुछ जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड करना r नॉट बाई 2k, लेकिन जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट याद रखिए 1 रहेगा, ये सब याद रखिए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्या समझ में आया? Yes. इस तरह का आपको न्यूमेरिकल तो अभी बाद में सिखाऊंगा, पहले कोफिशिएंट लगा के ये एक्सप्रेशन लिखना सीखो। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन।
Yes, sir. Done, sir. लिख लिया सारे लोग? अरे बोलिए ना। Yes, Yes. sir. जनरल, अब सुनो, जनरली, जनरल NA है, अब मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ तो याद रखेगा। जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी कैसे निकालें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताओ अपने से फॉर्मूला बना आफ्टर टाइम टी, तो RT इज इक्वल टू R नॉट लिखोगे माइनस NK, क्या लिखोगे बताओ? NK। क्या बोलो यार, कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये जनरल फार्मूला याद है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट X इज इक्वल टू NKT, याद रहेगा NKT? अरे बोलो यार। हाँ, हाफ लाइफ पीरियड T हाफ इज इक्वल टू क्या याद रखोगे? R नॉट बाई 2K था, 2NK, 2K था, N से मल्टीप्लाई। You understand everyone? You understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लिया। Yes. बस एक क्वेश्चन, या इसका निकाल के देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ क्वेश्चन का जीरो ऑर्डर है, सही से नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T,
बताइए ना भाई, आर क्या लिखा है? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस 5/2 के टी लिखा, जल्दी बताओ हाँ या ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हाफ लाइफ पीरियड का हो गया आर नॉट बाई 2k इंटू 5/2 के, तो आंसर आ गया आर नॉट। पहले बताओ एक्सप्रेशन सब याद हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। तो न्यूमेरिकल करने में बहुत आसान, इसलिए मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिस करा दिया।